हमारी पिछली क्लास में हमने द्विनिषेचन की प्रक्रिया पढ़ी थी, जिसमें भ्रूण और भ्रूणकोश के निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे भ्रूण को पोषण किस तरह से प्राप्त होता है, भ्रूणकोश की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने बीजांड के प्रकार देखे थे। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उनमें प्रति प्रकार का यानी इन्वर्टेड उल्टा बीजांड होता है, और इसके अंदर जो है वो किसका, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसमें बीजांड द्वार, ये जो बीजांड द्वार है उसकी तरफ तो हमारा बनता है भ्रूण, और यहां पर मध्य में बनता है भ्रूण कोश, और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं वो तो निषेचन के पश्चात समाप्त हो जाती है। तो इस भ्रूण को भ्रूण कोश से पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो होता क्या है, जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता जाता है, मैं यहाँ सीधी कंडीशन में बताता हूँ। मान लो ये हमारा भ्रूण कोश है, सॉरी भ्रूण कोश है, एंडोस्पर्म है, और यहां से ये भ्रूण का विकास हो रहा है। तो होता क्या है कि भ्रूण की लंबाई में वृद्धि होती है, एक लंबी रचना बनती है जिसको कहते हैं निलंबक, इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंसर, निलंबक, सस्पेंसर। इस सस्पेंसर नाम की रचना से ये जो भ्रूण है वो अल्टीमेटली धंस जाता है, किसके अंदर, भ्रूण पोष के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, और वहां से अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। और जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता जाता है, अंततः हमारा जो भ्रूण पोष है वो विलुप्त हो जाता है और यहाँ पर परिपक्व भ्रूण बन जाता है। तो भ्रूण पोष की भूमिका होती है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो यहाँ पर एक विशेष बात कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें भ्रूण को पोषण मिलने के पश्चात भी, यानी भ्रूण के पूर्ण विकास के पश्चात भी भ्रूण पोष का कुछ हिस्सा रह जाता है। ऐसे बीज कहलाते हैं भ्रूण पोषी बीज, एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, जिनमें परिपक्व एम्ब्रियो बनने के बाद भी भ्रूण पोष का या एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा रह जाता है। जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अरंडी है, नारियल है, गेहूं है, ये सभी एंडोस्पर्मिक सीड है, परीक्षा में ये पूछा जाता है। और यदि भ्रूण के विकास के परिपक्व होने के पश्चात भ्रूण पोष पूर्ण रूप से गायब हो जाए तो ये कहलाते हैं अभ्रूणपोषी बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे आपके मटर है, चना है, सेम है, या अधिकांश द्विबीजपत्री है, उनमें इस तरह के बीज पाए जाते हैं। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ भ्रूण पोष के बारे में। अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे भ्रूण पोष के प्रकार। तो भ्रूण पोष के प्रकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि हमारा भ्रूण कोश था, उसमें ये केंद्रीय कोशिका थी जिसमें 3 केंद्रक थे। ये तीनों केंद्रक मिलके एक त्रिगुणित रचना बनाते हैं, और उस त्रिगुणित रचना को हम कहते हैं भ्रूण पोष मात्र कोशिका, और उसी से भ्रूण पोष का विकास होता है। तो ये भ्रूण पोष का विकास किस तरह से होता है, उसके आधार पर भ्रूण पोष 3 प्रकार के होते हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूण पोष के प्रकार। तो भ्रूण पोष किस तरह से बनता है, इस आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। पहला कोशिकीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्यूलर।
दूसरा मुक्त केंद्रकीय, इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर, और तीसरा प्रकार जो है उसको कहते हैं हेलोबियल। हेलोबियल। चलिए तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कोशिकीय। देखिए इसमें क्या होता है कि जो त्रिगुणित केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और बारंबार समसूत्री विभाजन होने से अनेक केंद्रक बन जाते हैं। केंद्र में एक रिक्तिका बन जाती है, और जितनी भी बार केंद्रक बनते हैं उन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण भी साथ साथ में होता जाता है। मतलब स्पष्ट रूप से कोशिकाएं केंद्रकों के साथ बनना प्रारंभ हो जाती है। तो क्योंकि इस प्रकार के भ्रूणकोश कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो इसको कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष कहते हैं। एक तो ये प्रकार हो गया। दूसरा मुक्त केंद्रकीय। देखिए इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन तो होता है लेकिन भित्तियों का निर्माण नहीं होता। तो मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है और सारे केंद्रक मुक्त रूप से परिधि पर बिखरे हुए होते हैं। हालांकि इसमें भी बाद में जाकर भित्तियों का निर्माण होता है लेकिन प्रारंभ में नहीं होता। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को कहते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब तीसरा है जिसको कहते हैं हेलोबियल, जो कि इन दोनों के मध्य के प्रकार का होता है। इसमें मुक्त केंद्रक भी पाए जाते हैं और जो बीजांड का निभाग वाला सिरा है उसकी तरफ कोशिकाओं का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। यानी यहाँ पर केंद्रक विभाजन के साथ भित्ति बनना आरंभ हो जाती है। तो ये कोशिकीय भी है और मुक्त केंद्रक भी है। तो ये मिक्स प्रकार का एंडोस्पर्म है जिसको कहते हैं हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको बना लीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगा। मुक्त केंद्रकीय नारियल। नारियल आपने देखा होगा, इसका बाह्य आवरण कठोर होता है, फिर उसके अंदर सफेद गिरी होती है जिसको खाया जाता है, और उसके अंदर तरल होता है। तो नारियल का ये जो तरल भाग है वो वास्तव में मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। उस तरल में केंद्रक बिखरे हुए रहते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। उसमें बहुत सारे शर्करा एमिनो अम्ल होते हैं जो भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, और परिधि पर केंद्रकों के साथ भित्ति निर्माण हो जाता है। तो वो सफेद भाग कठोर हो जाता है जिसको गिरी कहते हैं, खाया जाता है। वो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नारियल का जो तरल है वो वास्तव में लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। इसी में एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि एंजियोस्पर्म की 3 फैमिली ऐसी है जिसमें एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होता है। तो उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्किडेसी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ट्रापेसी
और पोडोस्टोमेसी। ऑर्किडेसी, ट्रेपेसी और पोडोस्टोमेसी। इनमें सुगठित भ्रूणपोष नहीं बनता है। अब नहीं बनता है तो पोषण कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं है, संगठित भ्रूणपोष नहीं बनता, वो विघटित हो जाता है। भ्रूण को पोषण तो मिलता है, लेकिन जैसा सुस्पष्ट भ्रूणपोष दूसरे कुलों में बनता है वैसा इसमें नहीं बनता है। तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं, अभ्रूणपोषीय। ऑर्किडेसी, ट्रोपेसी एंड पोडोस्टोमेसी। तो ये कुछ प्रकार हुए भ्रूण पोष के। चलिए अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक में भ्रूण को पोषण मिलता है भ्रूणपोष से, ये हम जानते हैं। जो कि सामान्यतः पर्याप्त होता है। इस भ्रूणपोष में बहुत सारे पोषक पदार्थ संग्रहित रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये पोषक पदार्थ भी पर्याप्त नहीं होते। तो उस समय क्या होता है कि ये जो बाहर का सारा जो उत्तक है, ये तो भ्रूणकोश है। भ्रूणपोष हमारा किसमें था? बीजांड में था। बीजांड का ये वाला भाग क्या कहलाता है? बीजांड काय। तो जब कभी भी पर्याप्त पोषण की व्यवस्था नहीं होती तो क्या होता है कि हमारा जो भ्रूणपोष है एंडोस्पर्म, उससे कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकलती हैं जो बीजांड काय तक जाकर धंस जाती है। ये बीजांड काय से अतिरिक्त पोषण प्राप्त करती है। इन संरचनाओं को कहते हैं होस्टोरिया, या हिंदी में इनको कहते हैं चूषकांग। अब ये चूषकांग कहीं से भी निकल सकते हैं, मतलब निभाग वाले सिरे की ओर से निकले तो इसको कहते हैं निभागीय चूषकांग। कभी कभार ये जो माइक्रोपाइल होता है बीजांड द्वार, उस सिरे की ओर से भी निकलते हैं तो उसे बीजांड द्वारीय चूषकांग कहते हैं। और कभी कभार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरह के चूषकांग पाए जाते हैं, तो उनको ये दोनों प्रकार के हो गए। तो ये चूषकांग एक अतिरिक्त व्यवस्था है भ्रूणपोष के पोषण की, जो कहाँ से प्राप्त की जाती है? बीजांड काय के उत्तकों से। तो कहाँ से निकलते हैं इसके आधार पर ये तीन प्रकार के हो गए। निभागीय चूषकांग जो निभाग सिरे की ओर निकलते हैं, बीजांड द्वारीय चूषकांग जो बीजांड की ओर से निकलते हैं, और निभाग बीजांड द्वारीय चूषकांग जो दोनों सिरों से निकलते हैं। तो सभी का एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तीन कैटेगरी हो गई, मैं लिख देता हूं पहले। निभागीय चूषकांग कैलेजल हाउस्टोरिया, दूसरा है बीजांड द्वारीय चूषकांग, और तीसरा है निभाग बीजांडधारीय चूषकांग। तो हमारा जो निभागीय चूषकांग है उसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेविलिया रोबस्टा एग्जाम्पल। ठीक है। और जो बीजांड द्वारीय है उसका एग्जाम्पल है निमोफिला ओरेटा।
और दोनों प्रकार के जो पाए जाते हैं, सॉरी इसका है इम्पेटियंस रॉयली, और नीमोफिला अभी जो हमने लिखा ओरेटा, उसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए तो ये आप उदाहरण लिख लीजिए। हाँ, चलिए अब दो शब्द जिनको समझना आवश्यक है, मैं लिख रहा हूं। जीनिया या हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या नाम है इसका, अपर पराग प्रभाव। ये तो पहला कंसेप्ट है। एक दूसरा है मेटाजीनिया। इसको कहते हैं परागानु प्रभाव। अब इसको समझना कि ये क्या कंसेप्ट है, कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है, उससे पहले वापस निषेचन प्रक्रिया पे ध्यान लाना चाहूँगा आपका, कि मान लो ये एंडोस्पर्म है, सॉरी ये बीजांड है, ये परागकण आया, परागनलिका बनती है और निषेचन होता है और भ्रूण पोष बनते हैं। तो यदि परागकण का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भ्रूण कोश पर पड़ता है तो उस प्रभाव को कहते हैं जीनिया। परागकण का प्रभाव यानी नर जो युग्मक है उसका प्रभाव किस पर, भ्रूण कोश पर। और यदि परागकण का प्रभाव ये जो भ्रूण कोश है उसके बाहर जो कायिक उत्तक है उस पर पड़े तो उसको कहते हैं मेटाजीनिया प्रभाव। परागकण का प्रभाव भ्रूण कोश के बाहर के कायिक उत्तकों पर, उसको कहते हैं मेटाजीनिया प्रभाव। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई परागकण ऐसा है जिसमें जो एंडोस्पर्म है वो पीले रंग का है, अब वो परागकण निषेचन करता है, तो जिस पौधे में निषेचन करेगा उस पौधे में जो एंडोस्पर्म बनेगा वो भी पीले रंग का ही आएगा, जैसे मक्के में होता है, मक्के में पीले रंग का एंडोस्पर्म आपने देखा होगा दाने में, तो वो ये जीनिया प्रभाव है। मेटाजीनिया प्रभाव खजूर है। खजूर का जो आवरण होता है उसमें अलग अलग पैटर्न देखे होंगे आपने, अलग अलग प्रकार के खजूर होते हैं, पिचके हुए, फूले हुए, धारीदार। तो ये कवच का जो आवरण का पैटर्न कैसा होगा वो परागकण की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये मेटाजीनिया प्रभाव कहलाता है। तो कभी कभी ये जीनिया और मेटाजीनिया इसकी भी चर्चा की जाती है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। मोज़ेक का मतलब चितकबरा। आपने मक्के में कभी कभी देखा होगा अलग अलग रंग के दाने होते हैं जिससे मोज़ेक चितकबरापन दिखाई देता है, जैसे कुत्ते या गाय पे चितकबरा पैटर्न होता है वैसे मक्के के दानों में दिखाई देता है। तो अलग अलग कलर के जब पैटर्न बनते हैं दाने में तो ये प्रभाव कहलाता है मोज़ेक भ्रूण पोष या मोज़ेक एंडोस्पर्म, जो किस में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है।